मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। महाराष्ट्र के जिला जलगांव के एक छोटे से गांव में पलने बढ़ने वाली रज़िया पटेल के लिए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का सदर बनना आसान काम नहीं था। लेकिन ये बहादुर खातून सिर्फ मुस्लिम खवातीन ही की तर्जुमान नहीं, बल्कि दलित खवातीन की तर्जुमान भी है। औरतों की प्रॉब्लम्स की जो बात आप कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में है। इसका मतलब वो किसी एक रिलीजन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक सिस्टम से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है, और वो पैट्रियार्कल सिस्टम है, और जो दुनिया भर में आपको दिखाई देगी। तो इसलिए रिलीजन से जब जोड़ा जाता है तो मुझे इतना सही नहीं लगता है कि सिर्फ, लेकिन एक बात उसमें ये होती है कि हिंदुस्तान में इस तरह से कर दिया जाता है कि हाँ, मुस्लिम औरत के सवाल उसके रिलीजन से जुड़े हुए हैं, हिंदू औरत के सवाल उसके, लेकिन सही में देखा जाए तो एक ही पैट्रियार्कल सिस्टम के वो सवाल होते हैं। जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ दौड़ दूं जो ठान लूं, अगर मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी, कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। मुस्लिम औरत को दो लड़ाइयाँ लड़नी है, एक अंदर एक बाहर। एज ए माइनॉरिटी उसे एक बाहर लड़ाई लड़नी है कि उसका समाज बहुत पिछड़ गया है, और जब भी कोई समाज पिछड़ जाता है उसका सबसे ज़्यादा दबाव औरतों पे आता है। कम्युनलिज्म बढ़ेगा, औरत पे दबाव आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, औरत पे दबाव आएगा, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, औरत पे दबाव आएगा। हिंदुस्तान की जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है, जो इक्वालिटी की बात करती है, उनके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमने ये सोचा कि नहीं, मुस्लिम औरत का एजेंडा ये होगा, ये हमने तय कर लिया, और उसमें हमने ये तय किया कि पर्सनल लॉ उसका पहला है, मुद्दा है एजेंडा पे। लेकिन मुस्लिम औरत का एजेंडा तो पहला एजुकेशन, हिफाजत, रोजगार और कानून। तब हमने फिर देश भर की मुस्लिम महिलाओं से जो बात की, उसमें हमें फिर ये लगा कि नहीं, ये एजेंडा वो मानती है कि हमारा ये, लेकिन एक नई बात तब तक सामने आई। वो ये बात सामने आई जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन भी मानता है कि लीडरशिप औरतों की खड़ी होगी, कम्युनिटी के लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि आज तक हमें इमोशनल एजेंडाज पे खड़ा किया जाता रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का तो ये एजेंडा है, तो लेकिन रियल एजेंडा क्या होगा ये मुस्लिम औरत तय करेगी, और वो अगर उसने तय किया है तो उसको अपनी राजनीतिक आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर उसको अपनी राजनीतिक आवाज़ उठानी है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो आंदोलन हो, जो संस्था नहीं हो। तो इसलिए फिर हमने देश भर की बहनों ने मिलके ये एक सोचा कि नहीं, हमें एक आंदोलन की ज़रूरत है। दूसरा आंदोलन ये भी मानता है कि जो दबे हुए तबके हैं उनको लड़ने के लिए डेमोक्रेसी, और जहाँ बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग इकट्ठे रहते हैं वहाँ सेक्युलरिज्म की जगह जो है, ये भी, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं कि उसमें जो वैल्यूज़ है और जो हमारे राइट्स दिए गए हैं एज ए सिटीजन, ह्यूमन राइट्स, तो उस लिहाज से मुस्लिम औरत में ये समझ अब आई है कि किस तरह से उसको ये लड़ाई लड़नी है। तो ये तो तय है कि डेमोक्रेटिक तरीके से ही उसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मीटिंग, इससे पहले हमारी एक 15 तारीख को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जो छोटे बच्चे हैं, और अभी उनकी छुट्टियाँ शुरू हो गई, तो बच्चों के लिए एक खेलघर चलाएंगे, और वो खेलघर का मकसद ये होगा कि इन बच्चों को पढ़ाई की भी तैयारी, उनको गाने सिखाना, कहानी सुनाना, खेल सिखाना, ये
अपना हुआ था। जलगांव जिले के एक बहुत छोटे से देहात से मैं आती हूँ और वहाँ हमारा जो परिवार है, हमारी खेती थी। मैं आज मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है वहाँ कि बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा। जो माहौल था पूरा जो माहौल बन गया है, उस मुकाबले में जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि हम सभी गांव के बच्चे जो थे वो ज़िला परिषद की स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ कोई इस तरह से स्कूल नहीं था कि अलग, कुछ बच्चों के लिए अलग स्कूल, कुछ बच्चों के लिए अलग स्कूल, अमीर बच्चों के लिए अलग स्कूल, गरीब बच्चों के लिए अलग स्कूल, ऐसे कुछ नहीं था। और ना ही जाति मज़हब के आधार पे कोई स्कूल थे। तो इसलिए सभी बच्चे गांव के जो है एक ही स्कूल में जाते थे और वो सरकारी स्कूल था। तो इसलिए सभी से दोस्ती थी। ऐसे कभी लगता नहीं था कि मैं कोई अलग मज़हब की हूँ। दूसरा, हमारे वालिद ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की कि मेरे घर में अखबार आएगा और मेरी बेटी अखबार पढ़ेगी। तो वो गांव में इस तरह का तो कभी था ही नहीं कि लड़की बैठी है ड्राइंग रूम में और अखबार पढ़ रही है, इस तरह का नहीं होता था। लेकिन हम ना सिर्फ अखबार पढ़ते थे बल्कि उस पर भी चर्चा करते थे। एक वीकली आता था और मुझे पूरी तरह से याद है कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि मैं इसका चंदा जो है, इस वीकली का चंदा मेरी बेटी के नाम से देता हूँ, और वो उन्होंने मेरे नाम से दिया। और वो वीकली जब शुरू हुआ तो उस वीकली में क्या होता था कि गरीब बस्तियों में कौन काम कर रहे हैं, दलित बस्तियों में कौन काम कर रहे हैं, पहाड़ों में आदिवासियों के साथ कौन काम कर रहे हैं, मुस्लिम औरतों के सवाल पे कौन काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कि जो एक सोशल जस्टिस के लिए चलने वाली लड़ाई है वो सारा उसमें होता था। और वो था गांधीयन पूरे विचारों से चलने वाला साप्ताहिक था। तो उन्होंने एज ए टीचर उसका चंदा जानबूझ के मेरे नाम से जमा करवाया, क्योंकि मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही थी और मुझे लगा कि अगर मेरे नाम से कोई मैगज़ीन या वीकली आता है तो वो तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। और अपने आप मैंने वो पढ़ना शुरू किया। तो वो पढ़ते वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जिस गांव में रह रही हूँ, मैं जिस मुस्लिम परिवार में रह रही हूँ, उससे बाहर भी एक दुनिया है और ये दुनिया सामाजिक इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली दुनिया है। जो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते थे वो वैसे पारंपरिक अर्थों में आप कहेंगे तो वो मौलाना इस तरह नहीं थे, लेकिन गांव का सिस्टम ये था कि गांव का ही कोई आदमी बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाएगा। ये जब मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने आए तो उन्होंने क्या सिखाया हमें, कुरान शरीफ के साथ साथ 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई जिससे मैं मज़हब को एक बहुत साफ नज़रिए से देख सकती हूँ, मजहबी किताबों को एक साफ नज़रिए से देख सकती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब ये चीज़ मौलाना, हम अगर सोच के देखें कि मदरसे में मौलाना पढ़ाने आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ भी सिखा रहे हैं, इसका भी बहुत असर पड़ा। सवाल आया कि अगर मैंने पढ़ाई अपनी मिडिल स्कूल पूरा कर लिया तो क्या मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए आगे जा सकती हूँ। तब पहला मेरे लिए शौक था कि कहाँ की नहीं, लड़की गांव छोड़ के शहर में नहीं पढ़ने जा सकती क्योंकि बहुत सिक्योरिटी का सवाल है। लड़की को अकेले हम कैसे वहाँ रख सकते हैं ज़िले के शहर में, तो नहीं। और हमारे समाज से कोई गई भी नहीं है लड़की अभी तक कॉलेज में, तो कैसा। तो फिर तब मुझे बहुत छटपटाहट हुई कि पूरे सिक्योरिटी के सवाल को लेके, समाज की परंपराओं की सवाल को लेके क्या मेरा एजुकेशन रोक दिया जाएगा। और तब ये पता चला कि परिवार के दायरे में मेरे वालिद मुझे आज़ादी दे सकते थे, समाज के दायरे में नहीं, क्योंकि समाज के दायरे में जो पूरे रीत रिवाज वगैरह होते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है परिवार पे और व्यक्ति पे भी उसका होता है। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि जिस तरह से मैं बड़ी हुई उसमें एक चीज़ आई थी कि मुझे सवाल करना है। जो वीकली मेरे नाम पे शुरू किया गया था साधना, उनके एडिटर को मैंने खत लिखे कि मैं यहाँ बहुत ही सफोकेशन इस तरह का मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो सोच रही हूँ वो सही है लेकिन मुझे करने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे बात करूँ, लेकिन जिस तरह का वीकली आप चलाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ
क्योंकि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं ये चलाकर। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब देखिए माहौल उस वक्त किस तरह का था कि जो इंसान ये वीकली चला रहा है वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो गांधीयन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, और मेरे वालिद जो है मुस्लिम है, मैं मुस्लिम परिवार से आती हूँ। लेकिन वो आए और मेरे वालिद से मिले, उन्होंने कहा कि अगर रज़िया इस तरह सोच रही है तो उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो मेरे वालिद ने भी कहा हाँ मैं भी समझता हूँ कि गलत चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे ले जाऊंगा, वो जो दुनिया देखना चाहती है, जिस तरह से लड़ना चाहती है, कोशिश करने दीजिए उसे। मूवमेंट में आने के कुछ सालों बाद मैंने शादी के बारे में सोचा, लेकिन ये तो तय था कि अगर कोई ट्रेडिशनल तरीके से या ट्रेडिशनल परिवार में अगर मैं शादी करती हूँ तो फिर वही होगा जो मैंने जिसका डर मैंने महसूस किया था और जिसके लिए मैं खुली हवा में जो सांस लेना चाहती थी। तो वो तय था कि जो पूरी तरह से कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, और एक इंसान के नाते पूरी आज़ादी होगी कि नहीं होगी, मुझे इस तरह समझेगा कोई तो वो हम करेंगे शादी, उसी से मैं कर सकती हूँ। तो वो लग रहा था कि अब ये तो दरवाजे बंद हो चुके थे, ट्रेडिशनल तरीके से तो नहीं हो सकता था क्योंकि कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत थी, लड़की इस तरह से ये इतना इस तरह से करने वाली लड़की ये तो एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं बनेगी, यह हमारा काम मानेगी कि नहीं मानेगी, ये तो चीज़ उनमें थी कि इस तरह से जो ये मतलब पूरा क्या उसको हम कहेंगे रिबेलियस तरह की है वो, तो वो एक डर था, तो उसमें वो सवाल ही नहीं आता था। लेकिन मूवमेंट में काम करते वक्त जब ये हुआ कि काफ़ी किस तरह का काम करना है ये भी मुझे मेरे सामने साफ हो गया, तब मूवमेंट के ही एक साथी जो थे उन्होंने मेरे आगे प्रस्ताव रखा, प्रपोज़ल रखा कि क्या हम कर सकते हैं शादी, और हमने की, और पूरी इस कमिटमेंट के साथ कि नहीं मुझे जो काम करना है मैं करूँगी, और फिर रजिस्टर मैरिज हमने की। क्या हुआ कि जलगांव ज़िले में शहर में मैं ज़िले के शहर में हमारा ऑफिस था और मैं वहाँ आई थी, वहीं पे मैं रहती थी क्योंकि मैं मूवमेंट से जुड़ चुकी थी। तो अखबार में एक दिन न्यूज़ आई कि जलगांव शहर की पंच कमेटी, मुस्लिम पंच कमेटी ने फतवा जारी किया है कि मुस्लिम औरतें फिल्म नहीं देखेंगी। वो न्यूज़ थी, ठीक है, वो अखबारों में आ गई, लेकिन उसके तुरंत बाद जो केसेस सामने आने लगे वो ये आने लगे कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुस्लिम औरत फिल्म देखने जाती है तो पहली बार पकड़ी जाती है तो उसको हम 51 रुपीज़ जुर्माना होगा, 51 रुपये जुर्माना होगा। फिर दूसरी बार पकड़ी जाती है तो 75 होगा, और तीसरी बार तो उसको ये सज़ा मिलेगी कि उसके बाल काट के उसको हम घुमाएंगे। तो इस तरह की होने लगी केसेस, मतलब। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो जिन बच्चों के पास कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनसे कहा कि आप थिएटर पे नज़र रखो कि मोहल्ले की कोई औरत जाती है कि नहीं। तो ये तो इतना मतलब शॉकिंग था ये कि इतनी बेइज्जती औरतों की। और फिर हमने क्या सोचा कि हम पहले जाके मुस्लिम बहनों से पूछेंगे कि वो क्या महसूस करती है ये सब, और ऐसे कोई वाकई हमें मिले भी कि इनको खींचा गया थिएटर से बाहर। उन्होंने क्या किया था, उन बच्चों के पास टॉर्च दे के रखे थे कि आप थिएटर में अंदर जाइए, अपने मोहल्ले की कोई औरत दिखाई दे रही है तो फिर उसको निकालिए बाहर। तो बहुत गुस्सा था, सब हम मुस्लिम मोहल्लों में जाके बहनों से मिले और उनसे पूछा कि आप क्या महसूस करते हैं ये। तो उनमें बहुत गुस्सा था और वो सवाल उठा रही थी किस तरह से कैसे किया जा सकता है, ऐसे कैसे करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, ये जो चीज़ है जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बेहद गलत चीज़ है, और इसलिए हम मोहल्ले में जाके सब बहनों से मिले और फिर अखबारों में इनके आने लगे कि हमने ये क्यों किया है, तो इस्लाम मना करता है इस तरह देखने के लिए। और ये सब वो कहने लगे कि हमने और घर अच्छे बने रहे इसलिए, औरतें बिगड़े नहीं फिल्म देख के, इसलिए हमने औरतों को ये किया है। बच्चों को पालती पोसती औरतें हैं तो फिर उन पर भी असर पड़ेगा
अगर माँ इस तरह सोचती है। तो ये सारे वो लॉजिक देने लगे। लेकिन फिर हमने इस लड़ाई का एक रास्ता ढूंढा कि हमें भी कुछ कहना था, लेकिन उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म तो दिया नहीं था। उनके पास तो पंच कमेटी थी, लेकिन हमारे पास तो मुस्लिम औरतों के पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो तब मैं ये बीच में मैंने ये किया था कि मैंने एक जर्नलिज्म का छोटा सा कोर्स किया था, तो मैं अखबार में काम करती थी वहाँ के। हम लोगों ने अखबारों से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुस्लिम बहनों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए, वो क्या कहना चाहती है वो भी कहे उसमें। तो हमने जो गुस्सा महसूस किया था, तो मुझे नज़र आया कि कितना अंदर से ताकत होती है। मुस्लिम बहनों ने सीधे सीधे जवाब देने शुरू किए उनको। जैसे पंच कमेटी ने ये कहा कि इस्लाम मना करता है, तो बहनों ने 2 सवाल पूछे। ये हो गया कि हम इधर से उनको जवाब मांग रहे हैं, वो उधर से जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के वक्त तो फिल्में नहीं थी, तो आपको ये कहाँ से मिल गया कि इस्लाम मना करता है? तो ये एक चीज़ आप साफ कीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर फिल्में बुरी है तो मर्दों के लिए भी है, आपने सिर्फ औरतों के लिए क्यों बंद की? तीसरा, औरतों ने सवाल ये उठाया कि आपकी पंच कमेटी में तो कोई औरत नहीं है मेंबर, तो आपने क्या हमें भेड़ बकरी समझ रखा है कि आप डिसीजन वहाँ ले लेंगे और हम पे ला देंगे, क्योंकि हमारी तो कोई वहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। ये कहा। फिर कहा आप इस्लाम को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जो मुसलमान है लेकिन गलत कामों में फंसे हुए हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? कौन सा फतवा आपने निकाला है उनके लिए कि वो गलत काम ना करे? तो वो तो आपने किया नहीं। तो मुझे एक एक बात याद है, मुझे जो मेरा खुद का एम्पावरमेंट हुआ है, मुझे लगता है मुस्लिम बहनों ने मेरा जो एजुकेशन किया है वो उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। और फिर ये हुआ कि एक रेहाना नाम की लड़की अपने शौहर के साथ फिल्म देखने गई और पंच कमेटी के गुंडों ने उन दोनों को भी खींचा बाहर। और वो उन्होंने कहा कि रेहाना, आपको पता नहीं है कि बैन किया गया है, फिल्में देखने की मनाही की गई है मुस्लिम औरतों को। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे शौहर के साथ गई थी और शरीयत ये कहती है कि खुदा के बाद अगर किसी का मकाम है तो शौहर का है, अगर मेरा शौहर मुझे लेके गया है तो आपको क्या परेशानी है? तो अब इसका जवाब उनके पास नहीं था, तो उन्होंने हमला कर दिया उन दोनों पर और उसमें उसके शौहर बुरी तरह से घायल हो गए, उनकी आँख में बहुत जख्म आया और रेहाना भी जख्मी हो गई उसमें। फिर तब हमने मुस्लिम बहनों को बुला के एक मीटिंग की और कहा कि अब ये हद हो गई है और हमने ये जाहिर किया कि हम इसलिए नहीं आपसे बहस चला रहे हैं कि हमें बहुत शौक है फिल्में देखने का, लेकिन हम इसलिए आपसे बहस चला रहे हैं कि आपका तरीका गलत है। जो कुछ तय करना है हम तय करेंगे। जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ तोड़ दूं जो ठान लूं, अगर मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी, कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। मैंने जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे उसमें जाके, जैसे उत्तर प्रदेश था, उसके बाद महाराष्ट्र में किया था, मध्य प्रदेश में किया था, तो इस तरह मैंने जाके सब जगह जाके मैं हर स्तर के, हर लेवल की मुस्लिम औरत से मिली, हर एज ग्रुप की मुस्लिम औरत से मिली और मुझे तब ये महसूस हुआ कि उसकी अपनी एक आवाज़ है जो अभी तक ऊपर नहीं आई है। अब जैसे देखिए कि जो और मैंने जब ये स्टडी किया उसमें और एक बैकग्राउंड था, बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन किया गया था हिंदुत्ववादी पूरे संगठनों द्वारा, उसका भी पूरे मुल्क में एक इम्पैक्ट था और उसका हमला जो था पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज पे हुआ था देश भर में, और पूरा एक दहशत का माहौल था और इनसिक्योरिटी का माहौल मुस्लिम समाज में था। तो जब मैं इन बहनों से मिल रही थी तो मुझे ये दिखाई दिया कि एक साफ नज़रिया उनके पास है, सिर्फ साफ नहीं ठोस भी। तो उसमें सिर्फ कानून का सवाल मैंने नहीं उठाया, मैंने ये सवाल उठाए जैसे कि आपको क्या लगता है कि आपके सवाल क्या है, अपनी बेटियों को आप पढ़ाना चाहती है क्या, जैसे ये इनसिक्योरिटी का सवाल है, इसके बारे में आपको क्या लगता है। तो बहुत अच्छे तरीके से जवाब आए।
तो उसमें ये दिखाई दिया कि ये जो पूरी इनसिक्योरिटी है उसको वो महसूस, जैसे मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है और आपको सबसे ज़्यादा दुख कब होता है। तो हम जनरली ऐसे अगर सोचे कि एक औरत से अगर आप ये सवाल पूछे तो वो कहेगी कि नहीं, मेरा घर अच्छी तरह से बसा रहे, काफ़ी माली हालात अच्छे हो, मेरे बच्चों को नौकरियां मिले, ये कहेगी। लेकिन उस माहौल में मुस्लिम औरत ने कहा कि हमें सबसे, और मुझे ये बहुत महसूस हुआ कि हर जगह की मुस्लिम औरत, ना सिर्फ जहाँ दंगे हुए हैं, मुंबई की ही मुस्लिम औरतों ने ये कहा, एमपी की ही मुस्लिम औरतों ने कहा, यूपी की, ये नहीं था, सब जगह से मुस्लिम औरतों ने ये कहा कि जब दो समाज मिलजुल के रहते हैं वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है। जब अमन होता है वो हमारे लिए खुशी की बात होती है। तो ये कि वो ये देख रही थी कि अमन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कानून की जब वो बात कर रही थी तो कानून की बात में दो तरह के कानून की बात कर रही थी। एक ये कि जो शाहबान वाले मामले में कानून बना, या जो यहाँ का पर्सनल लॉ है उसमें जुबानी तलाक का हक है, और ब्रिटिशों के ज़माने में जो जिस तरह से बनाया गया है इसको, तो वो उसके एक मसले कानून से। लेकिन दूसरा टाडा पोटा मकोका जैसे कानून का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों को एक यहाँ देश के दुश्मन के रूप में कुछ लोग कोशिश करते हैं कि उनको दिखाएं। तो इस तरह के कानून जो कम्युनिटी पे अटैक करते हैं, इस तरह के कानून जो औरत पे अटैक करते हैं। तो ये मैंने पाया कि औरत का नज़रिया जो है वो खुद तक सीमित नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए सोच रही है कि मेरा समाज भी बचना चाहिए, और मेरे समाज की जो प्रायोरिटी है वो हिफाजत अगर है तो मुझे पहले हिफाजत की बात करनी चाहिए। लेकिन वो ये भी कह रही है कि सिक्योरिटी रहेगी तब मैं मेरे सवाल ज़रूर उठा सकती हूँ। मतलब कोई अगर ये मतलब निकाल ले कि मुस्लिम औरत ये कह रही है कि समाज नहीं बचेगा तो मैं कानून लेके क्या करूँगी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कानून ही नहीं चाहती इंसाफ वाला। उसका मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी रहेगी तो मेरे सवाल मैं उठा सकती हूँ, वो स्पेस मुझे मिलेगा अगर अमन रहेगा। दो चीज़ें मानता है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन कि समाज के पिछड़ेपन की भी एक राजनीति होती है। कोई समाज बाय चॉइस पिछड़ नहीं जाता कि नहीं हमें तो पीछे ही रहना है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में हमेशा ये कहा किया है कि नहीं, वो समाज खुद जिम्मेदार है अपने पिछड़ेपन के लिए। पिछड़ेपन के लिए समाज कभी खुद जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि हर कोई आगे जाना चाहेगा, कौन क्यों पीछे रहना चाहेगा। तो इसका मतलब कोई इस तरह का पॉलिटिक्स है जो समाज को पीछे रखता है, क्या वो इंटरनल है क्या वो बाहर का है। ये अगर हम देखें तो जैसे हमें ये दिखाई देता है कि जैसे एजुकेशन के सवाल पे मुस्लिम महिलाओं से हमने पूछा, तो जब हमें ये पता चला कि 80% मुस्लिम महिला ये कह रही कि हम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते, तो इलिटरेसी क्यों है? तो इसका मतलब इंटरनल वजह कम है, क्योंकि समाज तो चाहता है कि एजुकेशन हो। फिर एक्सटर्नल क्या है? और एक्सटर्नल में ये समझ में आया कि 60 साल तक आपने देखा ही नहीं कि हम पिछड़े हैं एजुकेशन में कि नहीं पिछड़े हैं, और आज आपने देखा है। तो एक तो हमें पिछड़ेपन की राजनीति को समझना पड़ेगा, दूसरा हमें हमारी पॉलिटिकल वॉइस रेज करनी पड़ेगी कि आप कैसे नहीं सिफारिशें लागू करते हैं सच्चर कमेटी की। जो आम मुस्लिम औरत है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो अपना पॉलिटिकल वॉइस रेज करने की एक समझ उसमें बन रही है। तो आंदोलन का प्लेटफॉर्म होगा तब भी, नहीं होगा तब भी वो अब ऐसे स्पेसेस ढूंढेगी कि उसको अपनी ये पॉलिटिकल आवाज़ जो है ये उठानी है। ये समझ तो मुझे आंदोलन का जो काम सब जगह चला उसमें मैंने पाया है कि अब वो एक अवेयरनेस उसमें है कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा, किस तरह से हम लीडरशिप में उसे आगे ला सकते हैं। वो चुनावी राजनीति भी हो सकता है, वो आंदोलन की राजनीति भी हो सकता है। तो मुझे एक बहुत जिसको हम उम्मीद बहुत नज़र आती है कि ये ज़रूर शुरू हो गया है। नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ ले